नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर सभी कॉम्पिटिटिव लर्नर्स का, विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यह साइंस और टेक्नोलॉजी का सेशन आज हम केमिस्ट्री पर लेकर के आए हैं और केमिस्ट्री का वो भी विषय जो अक्सर महत्वपूर्ण सवालों से जुड़ा हुआ है। रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविता पर आज ज़्यादा सवाल हम रखेंगे, क्योंकि नीट जैसी परीक्षा या स्टेट पीएससी की परीक्षा या यूपीएससी की परीक्षा, एसएससी की परीक्षा, पीएनएसटी की परीक्षा में रेडियो सक्रियता पर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाएंगे। तो हमने सोचा कि वहीं पर आपसे आज सवालों की श्रृंखला शुरू की जाए और ये जाना जाए कि रेडियो सक्रियता पर आपकी जानकारी कितनी है। अभी आज का जो सेशन है वो हमारा एमसीक्यू का सेशन है और जब हम ये क्लास लाइव करेंगे उसके पहले ही हम आपको जानकारी दे चुके हैं कि आज किस मुद्दे पर हम आपसे सवाल पूछेंगे। निश्चित रूप से आप ये पढ़ लिए होंगे, चैप्टर को आपने तैयार किया होगा। सवाल कठिन तो हैं, पर इतने भी कठिन नहीं हैं कि हम उसको कर नहीं सकते। यदि हमारी थ्योरी मजबूती के साथ है तो इन सारे सवालों का उत्तर हमसे बनेगा, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन तभी होता है जब भीड़ से हम थोड़ा अलग उसको करें या भीड़ से अलग होकर के उसको पढ़ें। सवाल वही होते हैं, सिर्फ उनके पूछने का तरीका अलग अलग होता है। आप देखेंगे कुछ सवाल ऐसे होंगे कि नीट में भी वही सवाल का उत्तर समान होगा और वही सवाल का उत्तर यूपीएससी ने भी जो पूछा है उत्तर समान होगा। पूछने के तरीके दोनों के अलग अलग होंगे। ऐसे ही सवालों को आज केमिस्ट्री के इस सेशन पर हम शामिल करने जा रहे हैं। और फिर यदि आप महसूस करते हैं कि केमिस्ट्री की थ्योरी लाई जाए तो हम केमिस्ट्री की थ्योरी भी आपको पढ़ाएंगे जरूर। शर्त यह है कि आप मैसेज बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि कौन सा चैप्टर आपको बेहद कठिन लगता है या किस चैप्टर को आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। पहले तो खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए। नहीं पढ़ पा रहे हैं उसका सरलतम से सरलतम तरीका हम आपको देंगे, या आप ये कहें कि 1 घंटे में हम उस चैप्टर को सिर्फ लेक्चर देकर के आपको याद करवा देंगे, सारे कंफ्यूजन दूर करवा देंगे। हमारी यह क्लास आज शाम को लाइव होगी। आप हमारे साथ लाइव होइए, आप अपने सवाल रखिए। साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई भी सवाल हो, फिजिक्स से जुड़ा हो, केमिस्ट्री से जुड़ा हो, बायोलॉजी से जुड़ा हो, कंप्यूटर से जुड़ा हो, एनवायरनमेंट से जुड़ा हो, किसी भी तरह का कोई सवाल हो, आप बेझिझक हमसे पूछिए, तुरंत हम जवाब देंगे उसका। कहीं से भी आप सवाल लाइए, हम उसका जवाब देंगे। तैयारी आप इस तरह करिए, इस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए कि उसका जुनून हो आपको। और यदि आपके अंदर जुनून आया तो आपके लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो, नीट हो, कोई भी परीक्षा हो, आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। हारने का गुण मत रखिए, सिर्फ जीतने का गुण रखिए। और जब तक हारेंगे नहीं तो जीतना कहां। एक हार से हार मान जाइए ऐसा मत कीजिए, हारिए पर उससे सीखिए और फिर सीढ़ी की ओर बढ़ जाइए। सफलता की सीढ़ी तभी मिलेगी। तो आज के सेशन में केमिस्ट्री और खासकर रेडियो एक्टिव से, रेडियो सक्रियता से जुड़े हुए सवाल, हमेशा की तरह 25 सवाल हम आपसे पूछेंगे और ये 25 सवाल
पहले पूछेंगे, उत्तर आप लिखिएगा और फिर जब उत्तर बताना होगा तो उनका एक कंप्लीट डिटेल डिस्कशन हम आपके सामने देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, यह आपकी जिम्मेदारी है, ताकि हम उस तरह से क्लास आपकी को दे पाएं यूट्यूब पर, जैसे अनअकैडमी पर या ऑफलाइन हम आपको देते हैं। सीधा आप हमसे सवाल कर पाएं, उसके लिए चैनल का मोनेटाइज होना जरूरी है, और मोनेटाइज होने में बहुत ज़्यादा दूरी अब नहीं है, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ना सीख लीजिए। तो रेडियो एक्टिव का पहला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर आने वाला है, और ये जो पहला सवाल है ये सीडीएस की परीक्षा में 2017 में पूछा गया। सीडीएस की परीक्षा में 2017 का ये पहला सवाल अब आपके स्क्रीन के सामने। कुछ बच्चों की शिकायत है कि सर इंग्लिश होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी जितनी भी होगी बच्चों हम इंग्लिश में उसको बताने की कोशिश करेंगे। आप भी थोड़ा मेहनत करिए, क्योंकि हाथ से लिखना होता है, थकान आती है। जो न समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, तुरंत हम उसको टाइप करके आपको बताएंगे। दो तत्व, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लिख रहे हैं हम। दो तत्व, तत्व का मतलब एलिमेंट से। दो तत्व जिसमें एक कैल्शियम है जिसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, सीडीएस 2017 का सवाल है, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है। और दूसरा तत्व है आर्गन, जिसको AR से दिखाते हैं साहब, उसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर जो है वो 18 है, 18 है। आप इसकी लाइन को करेक्ट कर लीजिएगा, हमने पूरा सवाल लिखने की कोशिश नहीं की है, आप इसको समझ लीजिएगा, समझ करके उत्तर करिएगा कि दो तत्व हमारे पास हैं, एक कैल्शियम है, दूसरा आर्गन है, एक का एटॉमिक नंबर 20 है, दूसरे का एटॉमिक नंबर 18 है, और दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या, अब इसका अंग्रेजी में किए देते हैं अनुवाद, एटॉमिक वेट, दोनों का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 40 है, 40। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी वाले बच्चे भी समझ गए होंगे हम पूछना क्या चाह रहे हैं। We have two elements. The first one is the calcium, which have atomic number 20, and second have argon, which have atomic number 18. Both have atomic weight 40. These elements are known as, पहला बता रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं उत्तर का, they are called समन्यूट्रॉनिक, बी ऑप्शन दे रहे हैं सम यानी सेम आयतनिक, क्या उनके सेम न्यूट्रॉन्स हैं या सेम वॉल्यूम है। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो आइसोबार्स हैं, जिसको समभारिक कहा जाता है।
और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो आइसोटोप है? या इसकी समस्थानिक है? यह सवाल सीडीएस में 2017 में पूछा गया कि दो तत्व एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक नंबर 18 है, लेकिन दोनों का एटॉमिक वेट 40 है। ऐसे तत्वों को समन्यूट्रॉनिक कहोगे, समायतनिक कहोगे, आइसोबार कहोगे, आइसोटोप कहोगे? इसमें से सही उत्तर आप टिक कीजिए और बताइए हमें कि इसका सही जवाब क्या है। बच्चों, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर। सोच समझ करके एसएससी 2016 में यह सवाल पूछा गया। नीट में भी यह सवाल पूछा गया, किसी परमाणु के एनी एटम किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर। अब यदि आपने एनर्जी लेवल पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में एनर्जी लेवल आपने पढ़ा होगा, तो आपको याद आता होगा KLMN, ऐसा एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं। वहीं से जुड़ा हुआ यह सवाल एसएससी 2016 में पूछा गया, नीट में भी पूछा गया, किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर, उच्चतम ऊर्जा स्तर, हाई एनर्जी लेवल में स्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन द हायर एनर्जी लेवल? क्या कहा जाता है? कोशिश करिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कि कुछ अपने से भी बनाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सरल भाषा में यह सवाल पूछा गया, एसएससी 2016 का यह सवाल। क्या हुआ? बैलेंस प्रोटॉन के नाम से जाने जाते हैं। ए ऑप्शन दे रहे हैं संयोजक प्रोटॉन्स हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, कक्षीय इलेक्ट्रॉन है। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों क्या वो ऑर्बिटल प्रोटॉन्स हैं। दूसरा सवाल पूछा एसएससी 2016 में कि और नीट में कि किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाएगा? क्या वो संयोजक प्रोटॉन है, क्या वो कक्षीय इलेक्ट्रॉन है, क्या वो संयोजक इलेक्ट्रॉन है, क्या वो ऑर्बिटल प्रोटॉन है? बच्चों, तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर अब आने वाला है। किसी तत्व का रासायनिक गुणधर्म, यह भी सीडीएस 2017 में और पीएनएसटी में पूछा गया। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी, किसी भी तत्व की केमिकल प्रॉपर्टी किस पर निर्भर है? किस पर डिपेंड है, यह आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं तत्व के बाहरी, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या,
आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन दे रहे हैं। तत्व के समस्थानिकों की, तत्व के आइसोटोप्स की संख्या पर, बड़ा बढ़िया सवाल है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसके मास नंबर पर है, एलिमेंट के, तत्व के द्रव्यमान संख्या पर है। डी ऑप्शन दे रहे हैं, तत्व के न्यूट्रॉनों की, कुल संख्या पर है। बड़ा बढ़िया सवाल उसने पूछा कि किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी पर नहीं कर रहा, उसने केमिकल प्रॉपर्टी पर सवाल पूछा कि किसी तत्व की जो केमिकल प्रॉपर्टी है किस पर निर्भर करेगी, क्या तत्व के बाहरी कोष पर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर निर्भर करेगी। बड़ा बढ़िया सवाल है। तत्व के आइसोटोप की संख्या पर निर्भर करेगी, तत्व के द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करेगी, तत्व के न्यूट्रॉनों की कुल संख्या पर है। बच्चों आपके स्क्रीन पर चौथा सवाल, और यह सवाल एनडीए में 2013 में, चौथा सवाल जो लिखने जा रहे हैं सोच समझकर जवाब कीजिएगा। 2013 एनडीए में, एसएससी में 2015 में, आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में, मध्य प्रदेश पीएससी में 2012 में, यूपीएससी में भी सवाल पूछा गया, पूछने का तरीका अलग था। चौथा सवाल, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? यह भी बढ़िया सवाल है। क्या वो सोचकर जवाब करिएगा, उत्तर में कंफ्यूजन है। मेरी क्यूरी हैं, बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो पियरे क्यूरी हैं, सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो हेनरी बेकेरल हैं, और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो जे थॉमसन है। रेडियो सक्रियता की जो फिनोमेना है, जो प्रोसेस है, जो हाइपोथेसिस है, उस घटना को खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। क्या वो मैडम क्यूरी हैं, क्या पियरे क्यूरी हैं, क्या हेनरी बेकरल हैं, या जे थॉमसन है? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने बच्चे इसको सही कर पाते हैं। तो बच्चे ये था चौथा सवाल। पांचवा सवाल आपके स्क्रीन पर, रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, कैसे नापते हैं, उसकी यूनिट पूछ रहा है। और ये एसएससी 2013 में और फिर एसएससी 2016 में पीएनएसटी में सवाल पूछा गया कि रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, आपको बताना है। एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम, जिसको ए ऐसे करके दिखाते हैं। बी ऑप्शन है, क्या वो कैंडेला है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो फर्मी है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो क्यूरी है। यह सवाल भी कई परीक्षाओं में कई बार पूछा गया, एसएससी में 2013 में, 2016 में, पीएनएसटी में यह सवाल पूछा गया, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है। बच्चों आपके स्क्रीन पर छठवां सवाल, अब रेडियो धर्मिता नापी जाती है
रेडियो धर्मिता मापी जाती है। छठवां सवाल देखिएगा, रेडियो धर्मिता मापी जाती है। एक एक्सपेरिमेंट है जिसके द्वारा रेडियो एक्टिव प्रोसेस को मेजर किया जाता है। आपको बताना है क्या वो एक्सपेरिमेंट गीगर मुलर काउंटर है, गीगर मुलर काउंटर है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पोलारी मीटर है, पोलारी मीटर है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह कैलोरी मीटर है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह बैरोमीटर है। रेडियो धर्मिता कैसे मापी जाती है? क्या गीगर मुलर काउंटर है, क्या पोलारी मीटर है, क्या कैलोरी मीटर है, या क्या बैरोमीटर है? यह था हमारा छठवां सवाल। सातवें सवाल पर आइए। ये सवाल, सातवां सवाल एसएससी 2014 में और एमपीएसआई में यह सवाल पूछा गया। रेडियोधर्मी वस्तुओं को रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी कटोरी में रख दो। रेडियोधर्मी है, रेडियो एक्टिविता का गुण है। आगे रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी पर भी सवाल है। रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? जवाब दीजिएगा। क्या वो पात्र शीशा हो, लेड हो? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो पात्र इस्पात हो? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो पात्र लोहा हो? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो पात्र एल्यूमिनियम हो? रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए, यह भी कारण पढ़ लेना, समझ लेना। नहीं समझ में आएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका जवाब देंगे। आठवां सवाल, रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? इमिशन किसका करते हैं? रेडियो एक्टिव मटेरियल किसका इमिशन करते हैं, किसका उत्सर्जन? ये ऑप्शन दे रहे, क्या ये अल्ट्रा वायलेट रेज का उत्सर्जन करते हैं, पराबैंगनी किरणें? क्या ये अल्फा, बीटा और गामा का रेडिएशन करते हैं? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ये रेडियो वेव्स का करते हैं, रेडियो तरंगों का करते हैं? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ये इंफ्रारेड रेज निकालते हैं? रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं किसका उत्सर्जन करते हैं? क्या वो अल्ट्रावायलेट रेज का करते हैं, क्या वो अल्फा बीटा गामा का रेडिएशन करते हैं, क्या रेडियो वेव्स का करते हैं, या इंफ्रारेड अवरक्त किरणों का करते हैं क्या? नौवां सवाल आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से, मध्य प्रदेश पीएससी का यह सवाल, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश
किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। प्रश्न को पढ़िएगा, किसमें आपको बताना है जिसमें ऋणात्मक आवेश होता हो। ये ऑप्शन दे रहे हैं, किसमें ऋणात्मक आवेश होगा बेटा? क्या वो अल्फा रेज है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो बीटा रेज है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो गामा रेज है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो एक्स रेज है? किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बड़ा बढ़िया सरल सवाल मध्य प्रदेश पीएससी ने पूछा। बच्चों 10वां सवाल, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से, किसके इमिशन से या किसके उत्सर्जन से आइसो बार्स उत्पन्न होते हैं? आइसो बार का मतलब समभारिक। ये ऑप्शन दे रहे हैं, अल्फा किरण, बी ऑप्शन दे रहे हैं बीटा किरण, सी ऑप्शन दे रहे हैं गामा किरण और डी ऑप्शन दे रहे हैं एक्स। किसके उत्सर्जन से आइसोबार्स बन जाते हैं, समभारिक बन जाते हैं? अल्फा, बीटा, गामा या एक्स। बच्चों 11वां सवाल आपके स्क्रीन पर, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? बोलो साहब। अब ये कोई परिवर्तन का मतलब यहां पर द्रव्यमान और आवेश से किस दौरान यह घटना घटती होगी कि द्रव्यमान और आवेश में परिवर्तन नहीं होता? 11वां सवाल, क्या वो बीटा का इमिशन हो जाए? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो गामा का उत्सर्जन हो जाए? सी ऑप्शन ऑक्सीकरण और डी ऑप्शन अल्फा उत्सर्जन। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? ऐसा पदार्थ हो जिससे बीटा किरणें निकल जाएं, गामा किरणें निकल जाएं, ऑक्सीकरण कर दिया जाए या अल्फा का उत्सर्जन हो, उस दौरान इकाई में, द्रव्यमान में, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हो, वो कौन सी किरण होगी? क्या बीटा का उत्सर्जन हो रहा, क्या गामा का उत्सर्जन हो रहा, क्या ऑक्सीकरण हो रहा, क्या अल्फा उत्सर्जन हो रहा? बच्चों 12वां सवाल आपके स्क्रीन पर,
एसएससी 2013 में नीट में ये सवाल पूछा गया। 12वां सवाल, अल्फा बीटा गामा की वेधन शक्तियां अपने पेनिट्रेटिंग पावर, अपने अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम में अल्फा बीटा गामा की जो पेनिट्रेशन पावर है, जो आक्रमण करने की पावर है, वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा करके हमें बताना है, अवरोही क्रम में होगा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, बाई बीटा अल्फा, गामा बीटा अल्फा। सी ऑप्शन होगा बीटा अल्फा गामा, और डी ऑप्शन होगा गामा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा गामा की वेधन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में या डिसेंडिंग ऑर्डर का क्रम क्या होगा, ये आपको पेनिट्रेशन पावर के आधार पर बताना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए आप। तो ये था 12वां सवाल। बच्चों 13वां सवाल आपके स्क्रीन पर, न्यूनतम परमेबिलिटी पावर पर यह सवाल नीट में पूछा गया। न्यूनतम पारगम्य यानी परमेबिलिटी शक्ति, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? क्या अल्फा रेज है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो एक्स रेज है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो गामा रेज है? डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो बीटा रेज है? यह सवाल भी एसएससी 2015 में पूछा गया। न्यूनतम पारगम्य शक्ति, परमेबिलिटी पावर किरण की कौन सी है न्यूनतम, जो सबसे कम हो? क्या वो अल्फा है, क्या वो एक्स किरण है, क्या वो गामा है, क्या वो बीटा है? तो ये हमारा 13वां सवाल था। 14वें सवाल पर आते हैं। एक अल्फा कण, हमने अनअकैडमी पर इसको पढ़ाया है, विस्तार से पढ़ाया है, इस पर नोट्स भी लिखवाया है। 14वां सवाल, अल्फा कण में क्या होते हैं? अल्फा कण में क्या होते हैं? ए ऑप्शन बताना, 2 प्रोटॉन धन 2 न्यूट्रॉन। बी ऑप्शन दे रहे हैं, 1 प्रोटॉन धन 4 इलेक्ट्रॉन। सी ऑप्शन दे रहे हैं, 2 प्रोटॉन
धन 4 न्यूट्रॉन। और डी ऑप्शन दे रहे हैं 2 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन। 1 प्रोटॉन धन 1 न्यूट्रॉन। एल्फा कर्ण किससे मिलकर के बनता है? क्या 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन धन 1 न्यूट्रॉन। 15वें सवाल पर आइए। अल्फा पार्टिकल्स, सारे सवाल रेडियो एक्टिवता से हैं। एल्फा पार्टिकल डैश 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 होते हैं। क्या होते हैं साहब? ये एसएससी में, पीएनएसटी में, एमपीएसआई में और मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा गया सवाल। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं खाली स्थान को भरना है बीटा पार्टिकल्स की मात्रा में 2 गुने, क्या अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स की मात्रा में 2 गुने होते हैं? बी ऑप्शन दे रहे हैं। क्या ऋणावेशित होते हैं? सी ऑप्शन दे रहे हैं। क्या गामा किरणों की तुलना में गामा किरणों की तुलना में कम आयनिक होते हैं? या डी ऑप्शन दे रहे हैं कि बिल्कुल हीलियम के केंद्रक जैसा। अल्फा पार्टिकल की उस विशेषता को खाली स्थान में आपको भरना है कि क्या वो बीटा पार्टिकल की मात्रा में 2 गुने होते हैं, क्या वो ऋणावेशित होते हैं, क्या गामा किरणों की तुलना में कम आयनिक होते हैं, क्या बिल्कुल हीलियम के केंद्रक जैसे होते हैं। तो ये 15वां सवाल। बच्चों 16वां सवाल आपके स्क्रीन पर। और 16वां सवाल बिहार पीएससी में 2016 में पूछा गया। एल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश होते हैं। ये तो सभी जानते हैं। इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के द्रव्यमान के लगभग, ध्यान से, लगभग बराबर होता है। अब इसको लगभग बराबर होता है मतलब एग्जैक्ट उसी के बराबर नहीं होगा, लगभग बराबर होता है, ये सवाल है। ये ऑप्शन दे रहे हैं। 16वां सवाल 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान,
बी ऑप्शन दे रहे हैं हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान, सी ऑप्शन दे रहे हैं दो पॉजिट्रॉन तथा दो न्यूट्रॉन्स का योगदान, दो पॉजिट्रॉन तथा दो न्यूट्रॉन्स का योगदान या योग कह लीजिए, हटा दीजिए दान, योग। और अंतिम ऑप्शन दे रहे हैं डी, दो पॉजिट्रॉन का, दो पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में एकल धनात्मक सिंगल पॉजिटिव आवेश होता है। एल्फा कण में दो धनात्मक आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है? दो प्रोटॉन का द्रव्यमान, हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान, दो पॉजिट्रॉन और दो न्यूट्रॉन का योग, या दो पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में सिंगल पॉजिटिव आवेश होता है। तो ये था हमारा 16वां सवाल, और यह 16वां सवाल बिहार पीएससी में 2016 में पूछा गया। 17वां सवाल आपके स्क्रीन पर, रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित इमिटेड रेज से उत्सर्जित किरणें रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित, सुधारिएगा, उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? यह सवाल एसएससी 2016 में, पीएनएसटी में और एमपीएसआई में पूछा गया। ए ऑप्शन दे रहे हैं केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण, बी ऑप्शन दे रहे हैं उदासीन कण, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, सी ऑप्शन दे रहे हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण, और डी ऑप्शन दे रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने वाले
बीटा किरणें क्या हैं? केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण, उदासीन कण, विद्युत चुंबकीय विकिरण या न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सेम सवाल थोड़ा सा भाषा को बदलते हुए यही सवाल यूपीएससी ने भी पूछा है। रेडियो एक्टिव सामग्री से जो बीटा किरणें निकलती हैं वो होती क्या है? केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण है? क्या वो न्यूट्रल है? क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? क्या न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है? तो ये 17वां सवाल। बच्चों आपके स्क्रीन पर 18वां सवाल। गामा किरणें किससे बनी होती है? और यह यूपीएससी में सीपीएफ में 2015 में पूछा गया। यूपीएससी का सवाल है। क्या वो मेसान कण है, जिसको आपने पढ़ा होगा, मेसान पार्टिकल है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो न्यूट्रिनो पार्टिकल है? न्यूट्रिनो पार्टिकल है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो हिग्स बोसान है? और लास्ट में दे रहे हैं डी में, क्या बीटा किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। हमने पूछा अल्फा गामा किरणें किससे बनती हैं? मेसान के कण से, न्यूट्रिनो के कण से, हिग्स बोसान से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से? किससे बनती हैं? ये सवाल है। बच्चों 19वां सवाल आपके स्क्रीन पर अब आने वाला है। किसी नाभिक यानी न्यूक्लियस के गामा 6 से क्या होता है? किसी नाभिक के गामा 6 से क्या होता है? पूछोगे ये सवाल किस में पूछा गया? तो यह सीडीएस पीएनएसटी में 2016 में पूछा गया। किसी नाभिक के गामा 6 से क्या होता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं। नाभिक में द्रव्यमान संख्या बदलती है। नाभिक में द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक नंबर है, बदलती है। सॉरी, एटॉमिक नंबर नहीं, ये एटॉमिक वेट, द्रव्यमान संख्या बदलती है, जबकि परमाणु क्रमांक, जबकि एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक नहीं बदलता। पहला ऑप्शन। यही सेम सवाल यूपीएससी ने थोड़ा सा तरीका बदलते हुए बड़ा लंबा सवाल कर दिया था। पूछा यही, किसी नाभिक में से यदि गामा किरणें निकल गई, क्षय हो गया उसका, क्या होगा? नाभिक में द्रव्यमान संख्या बदलेगी क्या? एटॉमिक वेट में कुछ परिवर्तन होगा क्या? क्या एटॉमिक नंबर नहीं बदलता? बी ऑप्शन दे रहे हैं। नाभिक की द्रव्यमान संख्या नहीं बदलती। नाभिक में द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक वेट नहीं बदलती, जबकि
एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, बदलता है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक नंबर दोनों बदलते हैं। और अंतिम डी ऑप्शन दे रहे हैं, यदि गामा का क्षय हो रहा है, विशेषता कई बच्चे 9th 10th का ये सवाल है, किताब पर लिखा हुआ है। और अंतिम ऑप्शन दे रहे हैं, ना तो एटॉमिक वेट बदलता और न ही एटॉमिक नंबर। ना तो परमाणु भार में कोई परिवर्तन होगा और ना ही परमाणु क्रमांक। बड़ा बढ़िया सवाल। यूपीएससी ने भी ये सवाल को घुमाते हुए पूछा था, किसी नाभिक में गामा क्षय से क्या होता है? नाभिक में द्रव्यमान संख्या बदलती है जबकि एटॉमिक नंबर नहीं बदलता। नाभिक में द्रव्यमान संख्या नहीं बदलती जबकि एटॉमिक नंबर बदलता है। एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर दोनों बदलते हैं। और अंत में दिया, ना तो एटॉमिक वेट में कोई चेंज होगा और ना ही एटॉमिक नंबर। बच्चों 20वां सवाल आपके स्क्रीन पर, और ये 19वां सवाल सीडीएस ने भी 2016 में पूछा, पीएनएसटी ने भी पूछा, एसएससी ने भी पूछा है, यूपीएससी ने भी पूछा है। 19वें सवाल को अच्छी तरह से याद कर लेना, ऐसा क्यों होता है। 20वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तत्व है। RRB RRC 2013 में यह सवाल पूछा गया, आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पीबी है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह के है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पीटी है? या डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह प्लूटोनियम है? निम्नलिखित में से एक है, इसमें रेडियो सक्रिय तत्व, आपको बताना है कौन सा है। 21वां सवाल बच्चों, कुल 25 सवाल हैं। कितने सवाल आपसे सही बने हैं ये जरूर रिकॉर्ड रखिएगा। 21वां सवाल, कार्बन डेटिंग पर यह सवाल है। कार्बन डेटिंग, निम्न की आयु निर्धारण हेतु, निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होते हैं। नीट का सवाल, ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उससे फॉसिल्स का निर्धारण होता है, जीवाश्मों का निर्धारण होता है? क्या उससे पौधे का या प्लांट का निर्धारण होता है? सी, क्या उससे चट्टानों का निर्धारण होता है? और डी, क्या
इससे इनमें से कोई नहीं। कार्बन डेटिंग किसकी आयु का निर्धारण करता है? सोच समझ लीजिएगा, नीट में पूछा गया सवाल और उत्तर प्रदेश की पीएससी में 2008 में पूछा गया। 22वां सवाल आपके स्क्रीन पर, और ये सवाल नीट में भी है, पीएनएसटी में भी है, यूपीएससी में भी है, झारखंड पीएससी में भी पूछा गया। कार्बन डेट, कार्बन तिथि, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा या कौन से समस्थानिक या आइसोटोप्स, समस्थानिक प्रयुक्त होता है, होते हैं। ये सवाल सीडीएस 2007 में, बिहार एसएससी में और झारखंड पीएससी सहित छत्तीसगढ़ की पीएससी में ये सवाल पूछा गया। कार्बन तिथि के निर्धारण में कार्बन का कौन से आइसोटोप्स प्रयुक्त होते हैं या होता है? सही जवाब कीजिएगा। 22वां सवाल, केवल यानी ओनली, केवल C6 C14। बी ऑप्शन दे रहे हैं, ओनली C613। सी ऑप्शन दे रहे हैं, ओनली C6 C12। डी ऑप्शन दे रहे हैं, C612 एंड C640। कई जगह ये सवाल पूछा गया है, कंफर्म कर लो, थ्योरी इसकी पढ़ लो, क्यों इसी का इस्तेमाल होता है, क्या वो आइसोटोप है? कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा आइसोटोप प्रयुक्त होता है या होते हैं? ओनली C14 है, ओनली C13 है, ओनली C12 है। सही जवाब पर टिक करना और हमें बताना। तो ये था 22वां सवाल। बच्चों आपकी स्क्रीन पर 23वां सवाल, एक रेडियो, अब ये सवाल जो है वो नीट में पूछा गया, 23वां सवाल। अब उसका फार्मूला यदि आपको आता होगा तो आप तुरंत इसका जवाब करोगे। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल की अर्ध आयु 10 दिन है, 10 डेज है। इसका अभिप्राय, व्हाट इज द मीन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट? इसका अभिप्राय ऑप्शन को सही पढ़िएगा। पदार्थ का पूर्ण विघटन, पूरा डिकम्पोजिशन, पूर्ण विघटन 20 दिनों में हो जाएगा।
बी ऑप्शन दे रहे हैं, पदार्थ का पूर्ण विघटन 40 दिनों में हो जाएगा। अर्धायु वाला सवाल यदि आपने किया होगा, कैसे करते हैं, अर्धायु क्या है, यदि आपने पढ़ा होगा तभी बनेगा। पदार्थ का पूर्ण विघटन 40 दिनों में हो जाएगा। सी ऑप्शन दे रहे हैं, पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, नीट में पूछा गया सवाल, पदार्थ के 1/4 का विघटन 5 दिनों में हो जाएगा। रेडियो एक्टिव मटेरियल की अर्ध आयु के बारे में यह सवाल है। उस पर लिखा है 10 डेज है। अभिप्राय आपको बताना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। क्या उसका 3/4, क्या उसको, आप इस लाइन पर खड़े उतरिएगा, 1/4, 3/4। यदि आपको फार्मूला आता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके चलते हुए क्लास में, लाइव क्लास में आप हमको जरूर बताइएगा 23वें सवाल को आपने कैसे किया। 24वां सवाल बच्चों आज के सेशन का, रेडियोधर्मी पदार्थ का हाफ लाइफ पीरियड के सवाल सारे के सारे ये नीट में पूछे गए हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल, हाफ लाइफ पीरियड। अंग्रेजी वाले बच्चे हाफ लाइफ पीरियड पढ़ें, इसको 70 दिन का है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद शून्य 0.25 ग्राम शेष रह जाएगा। सवाल को फिर एक बार पढ़िए। रेडियोधर्मी पदार्थ का हाफ लाइफ पीरियड 70 दिन का है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम शेष रह जाएगा। ऑप्शन दे रहे हैं, फार्मूले से निकालना, निकल आएगा। और फिर कमेंट बॉक्स में हमको बताना किस फार्मूले से, कैसे लगाया। ए ऑप्शन दे रहे हैं 140 डेज, 140 दिन। बी ऑप्शन दे रहे हैं 70 डेज। सी ऑप्शन दे रहे हैं 210 डेज, 210 दिन। डी ऑप्शन दे रहे हैं 280 डेज। यही सवाल यशस्वी ने 2013 में पूछा। बच्चों आज के सेशन का अंतिम सवाल आपके सामने, किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल की रेडियो एक्टिव पदार्थ की या किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल रेडियम की, ये भी नीट का सवाल है। इसके बाद यूपीएससी में यह सवाल पूछा गया, नीट में भी पूछा गया, यूपीएससी में भी पूछा गया। यूपीएससी में 2008 में पूछा गया। किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल रेडियम की अर्ध आयु
हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु 1600 वर्ष है। कितने वर्ष बाद रेडियम का 25% अंश पार्ट बच पाएगा? नीट में भी, यूपीएससी में ये 2008 में पूछा गया। कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल रेडियम है, उसकी यदि हाफ लाइफ पीरियड 1600 वर्ष है, 1600 ईयर है, कितने वर्ष बाद उस रेडियम का 25% अंश शेष बच पाएगा? सही जवाब करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या वह वर्ष 3200 ईयर है? ईयर में बताना है। बी ऑप्शन दे रहे हैं 1/4 ईयर है। सी ऑप्शन दे रहे हैं 1/8 ईयर है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं 1/16 ईयर। किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है। कितने वर्ष बाद रेडियम का 25% अंश बच पाएगा? 3200 वर्ष है, 1/4 वर्ष है, 1/8 वर्ष है और 1/16 वर्ष है। तो सही जवाब अभी तक के सेशन में आप लोगों ने कर लिया होगा। अब बारी है सही जवाब बताने की। सही जवाब हम आपको बताएं कि आप अपने टोटल प्रश्नों को या जो आपने उत्तर किए हैं उनको देख लीजिएगा। अब हम सही उत्तर की ओर आपको लिए चलते हैं और सही उत्तर की शुरुआत करें। उसके पहले आपको बता दें कि जितने बच्चे हमारे साथ लाइव हैं वो अपना टोटल आंसर कितना उनसे बना, ये जरूर अपने नाम के साथ लिख करके हमें बताएं कि इतने प्रश्नों को हमने सही किया, या कौन सी इसमें थ्योरी ऐसी थी जिसको वो समझ नहीं पाए हैं, ताकि हम जब भी अपने थ्योरेटिकल वीडियो बनाएं तो उन प्रश्नों का ध्यान रखें, उसका ध्यान रखें। जैसे एक बच्ची ने हमारे पास कहा है कि सर हमें पीरियाडिक टेबल पढ़ना है, तो ज़रूर हम उसका कार्यक्रम बनाएंगे। पीरियाडिक टेबल जैसे ही हमारे थ्योरी के सेशन आएंगे तो पीरियाडिक टेबल पर हम एक बेहतरीन वीडियो बना करके आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल था, दो तत्व कैल्शियम है, आर्गन है, दोनों के एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं लेकिन एटॉमिक वेट समान है, तो ये निश्चित रूप से समभारिक कहलाएंगे। इसका सही जवाब होगा सी। दूसरा सवाल था, किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन को जो सबसे बाह्यतम कक्षा में होते हैं वही रिएक्शन में भाग लेते हैं, उन्हीं को हम संयोजक इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। वही क्रिया में भाग लेते हैं, संयोजकता उसी से दर्शाई जाती है, वो संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तीसरा सवाल हमने पूछा, किसी तत्व में रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं, तो वो रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं तीसरे सवाल पर, तत्व के सबसे बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन होंगे वही वो सक्रियता दिखाएंगे, वही उसका रासायनिक गुण दिखाएंगे। तो इसका सही जवाब ये होगा रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज। चौथे सवाल को हेनरी बेकरेल ने किया था। सन भी याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्नों में सन भी पूछे गए हैं, तो सन को याद करिएगा। पांचवा सवाल था, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो इसको तो आपको रटा रटाया सवाल है। पांचवें सवाल का क्यूरी इसकी यूनिट होती है। छठवां सवाल था, रेडियो धर्मिता किससे मापी जाती है, तो रेडियो धर्मिता नापने की इकाई, छठवें सवाल, गीगर मुलर काउंटर मेथड है। इसको पढ़िएगा और पढ़ करके समझिएगा कि कैसे इससे रेडियो एक्टिविटी को नापते हैं। सातवां सवाल है, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए। सारे ये पात्र, इस्पात हो, लोहा हो, एल्यूमिनियम हो, ये सब रिएक्टिव होते हैं, उसके साथ क्रिया कर लेंगे, इसलिए शीशा
या लेड पीबी, ये अक्रियाशील रहता है, इसलिए शीशे के पात्र में रखते हैं। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो ये पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे। 100% बच्चों ने इसका सही जवाब किया होगा। 8वें सवाल का बी सही जवाब होगा। अल्फा बीटा गामा का रेडिएशन करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो अल्फा को जानते हो, वो किस आवेश की है? बीटा जो होती है वो ऋण आवेशित होती है। ये गुणों से लिया गया सवाल था। 10वां सवाल था, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से आइसोबार्स या समभारिक, जिनके परमाणु भार समान होते हैं, वो उत्पन्न होते हैं? बढ़िया सवाल है 10वां सवाल, और उससे बीटा किरणें उत्पन्न होती हैं। पढ़ना इसकी थ्योरी। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? यानी द्रव्यमान और आवेश में कब परिवर्तन नहीं होता? 11वां सवाल, जब कभी भी गामा का उत्सर्जन होगा, गामा किरणें निकलेगी, तो कोई परिवर्तन ना तो द्रव्यमान में और ना ही आवेश में, क्योंकि इस पर कोई आवेश ही नहीं होता, उदासीन होती है। इसका भी डिस्कशन फिर कभी वक्त मिला तो आपके साथ करेंगे। अल्फा बीटा गामा के भेदन सत्ता डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना हो तो आप लगा लीजिएगा। 12वें सवाल में गामा सबसे कम, फिर बीटा, फिर अल्फा होती है। न्यूनतम परमिबिलिटी शक्ति, पारगम्यता किसमें ज़्यादा होगी? कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा कौन सी है और सबसे कम कौन सी है? हमने सबसे कम पूछा है 13वें सवाल पर, तो सबसे कम परमिबिलिटी जो है, पारगम्यता, अल्फा में होती है। पढ़िएगा ये भी, अल्फा कण में क्या होता है। 14वां सवाल हमने पूछा, अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसको बढ़िया से पढ़िएगा। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये सवाल हमने 15वें पर पूछा। अल्फा पार्टिकल बिल्कुल हीलियम के केंद्र जैसे होते हैं। तीनों ये उत्तर गलत है, समझने की कोशिश करिएगा तीनों गलत क्या है। क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है, इसलिए हम ज़्यादा इस पर समय नहीं दे पा रहे हैं। 16वां सवाल हमने पूछा, अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है? तो 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान, हीलियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान, 2 पॉजिट्रॉन 2 न्यूट्रॉन का योग, 2 पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान। ये थ्योरेटिकल सवाल है। 16वां सवाल, 16वें सवाल को आपने हीलियम के 1 परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये किताब पर ही लिखा हुआ है, 10th 11th और 12th की किताब में किसी में लिखा हुआ है। रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण। 17वां सवाल, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने वाला इलेक्ट्रॉन ही होता है। गामा किरणें किससे बनती है? गामा किरणों का 18वां सवाल, डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एनसीईआरटी की ये लाइन है। नीट वाले बच्चे ऐसे ही एनसीईआरटी की लाइनों को रट लें, एक एक लाइन उनकी याद हो गई, नीट का सिलेक्शन पक्का होता है। गामा किरणें किससे बनी होती हैं? वहीं से इस सवाल को हमने उठाया था। 19वां सवाल, किसी नाभिक के गामा 6 से क्या होता है? 19वां सवाल, गामा 6 से कुछ नहीं होता भैया। डी पर लिखा है इसका उत्तर, ना तो एटॉमिक वेट बढ़ता है ना ही एटॉमिक नंबर, कोई परिवर्तन नहीं। जब कुछ है ही नहीं इसके पास तो क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है? तो ना तो ये है, तीनों हैं, सिर्फ प्लूटोनियम है। कार्बन डेटिंग निम्न में से आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो ये आयु निर्धारण किसका करेगी? फॉसिल्स का करती है। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन के कौन से आइसोटोप वर्ग का निर्धारण करते हैं? तो 22वां का वल्ली C6H14 का करते हैं। इसको पढ़ लेना, रेडियो एक्टिविटी में इसका बहुत बड़ा योगदान है। एक रेडियो एक्टिव मटेरियल की अर्धायु 14 दिन है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय 23वें सवाल का सिर्फ इतना है कि पदार्थ का 3/4 भाग विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। इसका फार्मूला पढ़ना और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना, खुद कोशिश करना इसको कैसे करते हैं, ये हमें लिख करके जरूर बताना। 24वां सवाल था, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन में? मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे तुरंत इसका जवाब मिलेगा। 24वां सवाल और निकालोगे तो 140 डेज आएगा। और आज के सेशन का अंतिम सवाल हमने पूछा था, तो इसका सही जवाब होगा किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल रेडियम की अर्धायु यदि 1600 वर्ष है, यदि 1600 वर्ष है
तो कितने वर्ष बाद रेडियम का 25% अंश शेष बच जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा 32 ईयर। थोड़ी सी गणित लगाना, सही निकल आएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, इसका आंसर हम ग्रुप में शेयर करेंगे। कर लेना इसको, लेकिन पढ़ना जरूर। तो ये 25 सवाल होते हैं पूरे। बच्चों अब आपकी जिम्मेदारी है, हर बच्चा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखे, कैसा लगा सेशन उसको ये जरूर लिखे, कैसे लगे सवाल ये जरूर लिखे, और चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करें। और बस आज के लिए इतना ही। फिर नए वीडियो के साथ हमारी आपकी मुलाकात होती है। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।